फिर दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। तो इसको पूरा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संघीय कार्यपालिका में क्या क्या चीज़ है उसको हम देख रहे हैं। देखिए, याद रखना है भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 1, ठीक है, अनुच्छेद 52 से 78 तक के अधीन संघीय कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। तो ये चीज़ याद रखना है, संघीय कार्यपालिका का उल्लेख जो है संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में, ठीक है, भाग 5 के अध्याय 1 में, जबकि अनुच्छेद कितना है? 52 से 78 तक। नेक्स्ट याद रखते हैं कि भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अस्तित्व में है, जो कि किससे ब्रिटिश विरासत में प्राप्त हुआ है। यानी कि जो भारत में है, याद रखना है, वो संसदीय शासन प्रणाली चलता है, ठीक है, यानी कि संसद का यहाँ पे शासन चलता है। और ये कहाँ से हमको प्राप्त हुआ है? ब्रिटिश से प्राप्त हुआ है, ब्रिटेन से। याद रखना कि इस संसदीय प्रणाली में दो प्रकार हैं। संसदीय प्रणाली में कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन? तो संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। तो संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख जो है, ये कार्यपालिका का प्रमुख प्रावधान है। इसको आपको याद रखना है। इसके मतलब कार्यपालिका का प्रमुख प्रावधान किया गया है इसमें। इसमें संवैधानिक प्रमुख होता है, एक वास्तविक प्रमुख होता है। चलिए नेक्स्ट है कि केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। इसको अभी हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति अभी हम इसका पढ़ने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति कैसे इसका चुनाव होता है, क्या इसका योग्यता, एक एक करके हम देखेंगे। निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, इसको हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति है, याद रखना है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का जो पद है वो सर्वाधिक सम्मान, गरिमा और प्रतिष्ठा का है। वह राष्ट्र का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। यहाँ से कौन कौन पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो पद है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है उसमें केंद्र की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। यानी कि जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है केंद्र का, वो किस में निहित है? किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। यानी कि जो कार्यपालिका है, ठीक है, उसका जो शक्ति है राष्ट्रपति के पास, वह या तो स्वयं करेगा उसका उपयोग, या अपने कोई भी अधीनस्थ अधिकारी के सहयोग से करता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य उसी के नाम से संचालन किया जाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि भारत सरकार का जो भी समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य है वो किसके नाम से संचालित होता है? तो राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है वह भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है, तो वह है राष्ट्रपति। चलिए इनके योग्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निम्न योग्यता अनिवार्य है। पहले याद रखना है कि अनुच्छेद 58 में क्या वर्णन है, राष्ट्रपति का क्या योग्यता होगा, उसका वर्णन किसमें? अनुच्छेद 58 में। क्या क्या योग्यता है? तो पहला योग्यता है कि जो राष्ट्रपति बनेगा वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। यानी कि भारत का नागरिक ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दूसरा है कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, यानी कि मिनिमम कम से कम 35 वर्ष उसका आयु होना ही चाहिए। 35 वर्ष से ज़्यादा जितना भी आयु होगा राष्ट्रपति बनने योग्य है। 35 वर्ष से अगर कम किसी का आयु है तो वो राष्ट्रपति बनने योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा का सदस्य बनने का योग्यता अगर कोई भी व्यक्ति रखता है, अगर वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है तो समझिए वो राष्ट्रपति भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। याद रखना है, भारत या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो। मतलब जो व्यक्ति है वो या तो भारत सरकार या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी लाभ जिसको बोलते हैं उसके पद पर आसीन ना हो वो व्यक्ति।
साथ ही याद रखना है इसके अंतर्गत एक वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। इसमें एक यहाँ पे अपवाद में आया गया है कि जो वर्तमान में राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, और या उपराष्ट्रपति होंगे या किसी राज्य का राज्यपाल समझ लीजिए, संघ अथवा राज्य का मंत्री जो है, ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो लाभ का पद का मतलब क्या हुआ कि किसी के पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी लाभ वो ले रहा है, तो वो लाभ का पद माना जाएगा, वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और इसमें ये जो चार है, वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, या मंत्री, ये सब लाभ के पद में नहीं गिने जाते हैं। नेक्स्ट याद रखना है इस प्रकार वह राष्ट्रपति के पद के लिए अर्हक उम्मीदवार होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें याद रखना है कि राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में तथा 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक माने जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि राष्ट्रपति के लिए जो प्रस्तावक की संख्या है वो कितना होना चाहिए, 50, और अनुमोदक की संख्या वो भी कितना होना चाहिए, 50 सदस्य। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है। तो याद रखना है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, निर्वाचक मंडल के द्वारा। इसमें कौन कौन शामिल है, तो याद रखना है इसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचक मंडल है उसमें कौन कौन शामिल है, तो लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये याद रखना, निर्वाचित सदस्य हैं, वही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। तो अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है डायरेक्ट जनता वोट नहीं करता है राष्ट्रपति को। ठीक है, तो राष्ट्रपति को कौन वोट करेगा, तो जनता द्वारा जो चुना हुआ लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का जो मेंबर है, ठीक है, और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो विधानसभा का मेंबर है, निर्वाचित सदस्य, वो याद रखना है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्यपालिका, वेतन और शपथ। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, यानी कि राष्ट्रपति कब तक रह सकता है वो देश का राष्ट्रपति, तो 5 वर्ष तक। लेकिन याद रखना है किंतु अपने उत्तराधिकार के पद ग्रहण करने तक वह अपने पद पर बना रहता है। यानी कि 5 वर्ष अगर किसी राष्ट्रपति का हो गया और वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, तो राष्ट्रपति जो वर्तमान का राष्ट्रपति हो वो तब तक राष्ट्रपति बना रहेगा जब तक कोई भी नया चुनकर राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग द्वारा पदच्युत के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत रिक्त हो जाए, तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, ना कि शेष अवधि के लिए। यानी कि मान लेते हैं कि 5 वर्ष के अंदर किसी राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया या वो पद से त्यागपत्र दे दिया या उस राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाकर उसे हटा दिया गया, तो याद रखना है कि फिर से जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो नया राष्ट्रपति पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए बनेगा। ये नहीं कि मान लेते हैं कोई राष्ट्रपति 2 वर्ष तक रहा और उसके बाद ये 3 तरीके से अगर मान लेते हैं या किसी एक तरीके से हट गया, तो नया राष्ट्रपति 3 साल के लिए, याद रखना नहीं, वो पूरे 5 साल के लिए नया राष्ट्रपति बनेगा। ये बात यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, याद रखना है राष्ट्रपति का जो मासिक वेतन है वो कितना है, 5 लाख रुपए है, और इनका याद रखना इनका वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है, यानी कि इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख और ये टैक्स मुक्त होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं, मतलब इनको निःशुल्क निवास मिलता है और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते भी इनको प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट याद रखना है कि सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को 9 लाख रुपए नए वेतनमान के अनुसार 12 लाख वार्षिक पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि जब वो रिटायर कर जाते हैं, राष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो उनको याद रखना है नए वेतनमान के अनुसार 12 लाख रुपए जो है सालाना यानी कि वार्षिक पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के में घटाए नहीं जा सकते हैं। याद रखना है कि संविधान के अनुच्छेद 59 में वर्णन है कि राष्ट्रपति का जो भी उपलब्धियां हैं या भत्ते हैं उसका उसके कार्यकाल में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई आपातकाल भी आ जाए, उसके कार्यकाल में नहीं घटाया जा सकता। उसका वेतन जो है जितना है उतना ही बना रहेगा। नेक्स्ट याद रखना है कि राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता तथा विधि की परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। याद रखना है, अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है, तो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना पद जो त्याग देता है, त्यागपत्र, वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ये भी आपको याद रखना है। सारा पॉइंट मैं जितना भी बता रहा हूँ सारा एग्जाम में पूछा गया है और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट आता है निर्वाचन प्रक्रिया। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। मैंने ऊपर में बताया था, जो संसद है उसका जो दोनों सदन है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं और साथ ही राज्यों की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं उसके द्वारा याद रखना है राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि चुनाव होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस पद्धति द्वारा, तो याद रखना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। याद रखना कि मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त होना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा का निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र अपनाया गया है। तो ये सूत्र है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, आपको याद रखना है। न्यूनतम कोटा के लिए ये सूत्र है। क्या सूत्र है? दिए गए मतों की संख्या उसको डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशियों की संख्या, और जितना आता है उसमें कितना 1 प्लस कर दिया जाता है। नेक्स्ट, निर्वाचक के मत का मूल्य दिया गया है। जो वोटिंग करता है उसके मत का कितना मूल्य रहेगा, मतलब एक अगर वोट देता है कोई लोकसभा का मेंबर या राज्यसभा का मेंबर, तो उसका एक मत का मूल्य होता है, वैल्यू होता है कि एक वोट से कितना वैल्यू मिलेगा राष्ट्रपति को। तो वो दिया है कि राज्य की कुल संख्या, कुल जनसंख्या जितना भी होगा, और राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या, और उसको गुना कर देना 1/1000 से। ठीक है, तो ये जो भी निकल के आएगा ये राज्य की जो विधानसभा होंगे उसका जो निर्वाचित सदस्य होगा उसका एक मत का मूल्य निकलेगा। उसी तरह जो संसद है लोकसभा और राज्यसभा में, उसका जो मत मूल्य है वो कैसे निकलता है? सभी राज्यों की विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का योग, और इसको डिवाइड कर देना है संसद के कुल निर्वाचित सदस्य की संख्या से। तो नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ हैं इसको हम देखते हैं। तो देखिए, जो भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति को विविध प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होते हैं। जैसे कि पहला शक्ति है कार्यपालिका शक्तियाँ। तो कार्यपालिका शक्तियाँ में क्या क्या है तो उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती हैं और उसी के नाम से देश की नीतियाँ का संचालन होता है। मैंने शुरू में यही बताया था कि केंद्र सरकार का जितना भी काम होता है वो किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसे विशिष्ट पदों पर नियुक्तियों करने का अधिकार है। वह प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राज्यपालों,
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक करके मैं फिर से बता देता हूँ कि राष्ट्रपति जो है किसका किसका नियुक्ति कर सकता है और करता है। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री होता है भारत का, उसका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के साथ जो अन्य मंत्री बनते हैं उसका भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है उसका जो भी मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। साथ ही साथ जो दोनों के अन्य न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति यही करते हैं। नेक्स्ट आता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। निर्वाचन आयुक्त का जो मुख्य याद रखना होते हैं उनका भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। वित्त आयोग, इनकी भी नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है, जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, इन सब का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और साथ ही साथ संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष, उनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति ही करते हैं, और इनके अन्य सदस्यों के भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट याद रखना है कि वह विदेशी राजनीतिक का आमंत्रण पत्र स्वीकार करता है तथा राजदूतों को नियुक्ति पत्र जारी करता है। याद रखना है, जो विदेशी राजनयिक हैं उनका जो आमंत्रण पत्र है उसका स्वीकार कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। और राजदूत जो होता है, जो भारत का राजदूत दूसरे राज्य में होता है, देश में होता है, उनका नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए, अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे जो राष्ट्रपति का विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ हैं, ठीक है, विशेषाधिकार शक्तियाँ, और सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन शक्तियाँ जो है, और इसके आगे भी हैं जो राष्ट्रपति के बारे में चीज़ देखा जाता है, एग्जाम में बनता है, उस सारे को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इनका पद जो है कैसे रिक्त होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम एक एक करके देखेंगे, और उसके बाद हम सब पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।